गरीब माँ बेटियों का हाई क्लास ट्रेन में पहला सफर। चने ले लो चने। चने वाली चने। गर्मा गरम चने। भेलपुरी चने। चने चने। मसालेदार चने। जायकेदार चने ले लो चने। दुर्गेश्वरी चने बेचते हुए रॉयल एक्सप्रेस के अंदर जाने लगती है। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है, अरे अंदर कहाँ जा रही हो? यहाँ तुम जैसे भिखारियों का हाई क्लास ट्रेन में अंदर आना मना है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये भी तो बाकी ट्रेन की तरह ही है। मुझे अंदर चले जाने दो। इस बहाने में 2-4 पैसे कमा लूंगी। एक गरीब का भला करो। सिक्योरिटी गार्ड दुर्गेश्वरी की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? 2-4 पैसे कमाओगी? अरे तुम्हारी 2-4 पैसे कमाने के चलते मेरी यहाँ से नौकरी हट जाएगी। तुम्हें पता है इस हाई क्लास ट्रेन जिसका नाम रॉयल एक्सप्रेस है, अरे इसकी एक टिकट 2 लाख की है और तुम्हारी औकात इस ट्रेन के अंदर पैर रखने तक की नहीं है। गार्ड की ऐसी बात सुनकर दुर्गेश्वरी वहां से चली जाती है। उसे उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तभी 2 प्लेटफॉर्म से उसकी 2 बेटियां भी आ जाती है। माँ, मैं सबको चने बेचने आई थी, लेकिन किसी ने भी चने नहीं खरीदे। 1 रुपए भी नहीं कमाया आज मैंने। माँ, मैंने भी बस कुछ पैसे ही कमाए हैं। अरे ये देखो, ये ट्रेन कितनी अनोखी है, कितनी खूबसूरत लग रही है। चलो रेखा, मेरे साथ चलो, इसके अंदर घूम कर आते हैं। वहाँ नहीं जाना बेटी, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है जो तुम्हें डांट देगा, इसीलिए उधर नहीं जाना। दुर्गेश्वरी की दोनों लड़कियां उसकी एक नहीं सुनती और वो रॉयल एक्सप्रेस की खिड़कियों से अंदर झांकने लगती है और अंदर बैठे अमीर लोग उन दोनों को देखकर हंस रहे होते हैं। इतना सुंदर है ये, अंदर से बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल की तरह लग रहा है। अरे वाह, वहाँ देखो, वहाँ पर तो बहुत सारे खाने की चीजें भी रखी है। एक ट्रेन के अंदर इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? यहाँ खिड़की से देखने पर क्या फायदा? इससे अच्छा है कि हम अंदर चलते हैं। अंदर सब कुछ हमारी आँखों के सामने असलियत में होगा। सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उनका ध्यान नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर रूपाली और रेखा दोनों रॉयल एक्सप्रेस के अंदर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अंदर जाकर एक्सपेंसिव सोफा और वहां रखे खाने को खाने लगते हैं। ये देखकर वहां पर बैठे हुए कुछ अमीर पैसेंजर्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ओह गॉड, सो डिस्गस्टिंग। ये बच्चे इस हाई क्लास ट्रेन में कैसे आ गए? सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, अरे कहाँ पर हो तुम लोग? जल्दी से यहाँ पर आओ और इन गंदी नाली के कीड़ों को यहाँ से बाहर निकालो। रणविजय के चिल्लाते ही डब्बे के अंदर सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए आते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़कर डब्बे से बाहर फेंक देते हैं, जिसके चलते उन दोनों को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। हे भगवान, देखो तो सही, जरा भी शर्म नहीं है इन लोगों को। अरे इन मासूम बच्चियों पर थोड़ी तो तरस खाते। इन्हें तो तुम्हें कूड़े कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम जैसों को तो इस हाई क्लास ट्रेन के आमने सामने भी नहीं होना चाहिए था। और तुम हो कि खुलेआम कभी खुद आ रही हो तो कभी अपनी चिल्लर पार्टी को लेकर आ जा रही हो। हैं? अगली बार से मैं माफ नहीं करूंगा, इसलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जैसे कीड़ों की इस ट्रेन में चढ़ने की औकात नहीं है। दुर्गेश्वरी को यह बात दिल में लग जाती है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ इस हाई क्लास ट्रेन के अंदर सफर करूंगी और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपनी दोनों बेटियों को वहां से ले जाती है। इसके बाद रूपाली और रेखा दोनों अपनी माँ को ट्रेन के अंदर के बारे में बताने लगती हैं। पता है माँ, उस ट्रेन के अंदर तो मैंने एक जिम भी देखी थी और इतना प्यारा बेडरूम था कि मैं आपको क्या बताऊं। अरे मैंने ये सारी चीजें जिंदगी में कभी भी नहीं देखी। माँ, मुझे उस ट्रेन में जाना है, वो तो बहुत ही सुंदर है। माँ, आप हमें उस ट्रेन के अंदर कब लेकर चलोगी? बताओ ना माँ। कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा जब मैं तुम दोनों को उस ट्रेन के अंदर सफर कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे खूब सारी मेहनत करनी होगी। दुर्गेश्वरी उस दिन के बाद से दिन रात मेहनत करना शुरू कर देती। दुनिया भर की मेहनत करने के बाद भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाती जितने में वो उस ट्रेन की टिकट खरीद सके। तभी दुर्गेश्वरी को एक आइडिया आता है। इतनी गरीब हूँ कि मरते दम तक भी पैसा कमाऊंगी तो भी इस ट्रेन की टिकट खरीदने लायक पैसा कभी नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूं कि वो दोनों अपनी सफलता के चलते इस ट्रेन की टिकट खरीदे, तो शायद इस ट्रेन में मेरा सफर करना मुमकिन है। उस दिन के बाद से दुर्गेश्वरी दिन रात मेहनत करके अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर देती है और खुद रेलवे स्टेशन पर चने बेच बेच कर पढ़ाई का खर्चा निकालती है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और अब उसकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। आज तुम दोनों के एग्जाम है। रूपाली,
आज तुम्हारा रेलवे का एग्जाम है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर पीछे ना रहना। तुम्हें मेरा सपना पूरा करना है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं एग्जाम को जरूर क्लियर करूँगी और हम तीनों का सपना पूरा करूँगी। रूपाली एग्जाम देने जाती है। एग्जाम के बाद वो अपने रिजल्ट का बहुत देर तक इंतजार करती है, लेकिन जब उसका नंबर आता है तो रेलवे स्टेशन की एचआर को कोई अचानक से इमरजेंसी आ जाती है। मैं जानती हूँ कि आज मुझे इन बच्चों की सफलता की मेहनत को पास करना था, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके चलते मुझे यहाँ से जाना होगा। एचआर वहाँ से निकलकर सीधा रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है, जहाँ वो ट्रेन के आने का इंतजार करती है। ट्रेन के आते ही वो वहाँ से कूदकर जान देने वाली होती है कि तभी दुर्गेश्वरी उसका हाथ खींच लेती है। आप ये क्या कर रही हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जिंदगी बहुत अनमोल होती है, इसे इस तरह व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी परेशानियां हैं एक न एक दिन सब ठीक हो जाएंगी। सिलेंडर फटने की वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, तो मैं जी कर क्या करूंगी? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। दुर्गेश्वरी रेलवे स्टेशन के एचआर को बहुत समझाती है, उसे अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा स्ट्रगल भी बताती है, जिसे सुनकर रेलवे स्टेशन के एचआर को एक हौसला मिलता है। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये समझ आया कि जिंदगी का असली मूल्य क्या है। तुम्हारी सिचुएशन के समय अगर मैं होती तो पता नहीं कब का खुद को खत्म कर देती, लेकिन तुमने जिंदगी से बहुत बड़ा संघर्ष किया है और अब मैं भी अपने जीवन का एक मकसद ढूंढूंगी। वो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी रूपाली अपनी माँ के पास आती है और उसे गले से लगाकर रोने लगती है। हमारी किस्मत की वजह से हमारा सपना पूरा हो ही नहीं सकता। एक तो हम गरीब हैं, ऊपर से ये अमीर लोग अपनी समस्याओं के चलते हम गरीब लोगों के बारे में जरा भी नहीं सोचते। रॉयल एक्सप्रेस में बैठने का हमारा सपना लगता है अधूरा ही रह जाएगा। माँ, नहीं बेटी, ऐसे हार नहीं मानते, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर एचआर को ये समझ आ जाता है कि उसने अपनी वजह से न जाने कितने गरीब लोगों के करियर को बीच में ही छोड़ दिया है। तुमने मुझे जिंदगी का संघर्ष सिखाया और मेरी मदद की। अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हारे सपने को पूरा करवाऊंगी। तभी एचआर अपने पैसों से उन तीनों माँ बेटियों के लिए रॉयल एक्सप्रेस की टिकट खरीदती है, जिसके बाद वो दुर्गेश्वरी की दोनों बेटियों के एग्जाम को भी क्लियर करवा देती है। जब वो तीनों माँ बेटी पहली बार रॉयल एक्सप्रेस में सफर करती हैं। ये सब कितना महंगा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराजाओं की दुनिया में आ गई हूँ और यहाँ की हर एक चीज कितनी खूबसूरत है। मुझे तो यही नहीं लगता कि हम किसी ट्रेन में हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम महाराजाओं की हवेली में हैं। जरा देखो तो सही, यहाँ बैठकर कॉफी पीने का आनंद कितना अच्छा है। कॉफी पीते हुए बाहर के नज़ारे देखना और भी खूबसूरत है। तीनों गरीब माँ बेटी पहली बार रॉयल एक्सप्रेस में सफर करके बहुत खुश होती है। वहीं रूपाली और रेखा की नौकरी लगने की वजह से अब दुर्गेश्वरी चने बेचने का काम छोड़ देती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती है और वो सभी लोग खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं। हे भगवान, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या हुआ जी? अरे कुछ नहीं पंकज की अम्मा, आज बोरे उठाते उठाते कमर में लचक आ गई। पता नहीं कल काम पर कैसे जा पाऊंगा इस दर्द के साथ। क्या हुआ बाबूजी? तेरे बाबूजी की कमर में लचक आ गई है। बाबूजी, आपसे कितनी बार बोला है कि ये उम्र आपके आराम करने की है, फिर भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन बेटा, अगर मैं घर में बैठ जाऊंगा तो घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ जाएंगी। वैसे ही घर में पैसों की तंगी रहती है, इसलिए मैं इस उम्र में काम कर रहा हूँ कि 2 पैसे तू कमाए और 2 पैसे मैं। 4 पैसे घर में आएंगे तो ये घर चलेगा। और मधुरिमा बहू भी कब तक दूसरों के घरों में जाकर काम करेगी। अरे अपनी बहू को ऐसे काम करता देख बहुत दुख होता है। हाँ बाबूजी, लेकिन अब आप कोई भी काम नहीं करेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द मैं इस घर की सारी परेशानियों को दूर कर दूंगा। पंकज का परिवार बेहद ही गरीब था। पंकज और उसके पिता मजदूरी करके अपने घर को चलाते थे। पंकज की पत्नी मधुरिमा भी लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। सुनिए, घर में चीनी खत्म हो गई है, किराने की दुकान से चीनी ले आइए, मुझे सबके लिए चाय बनानी है। हमने पहले ही किराने की दुकान से बहुत सारा राशन उधार ले लिया है। जब तक हम उसके पैसे नहीं चुकाएंगे वो हमें एक दाना भी राशन नहीं देगा। मैं एक काम करती हूँ, अपनी सेठानी से कुछ पैसे ले आती हूँ, कम से कम घर में थोड़ा बहुत राशन तो आ ही जाएगा। मधुरिमा, मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। तुम्हें मेरी वजह से लोगों के घरों में जाकर उनके घर का काम करना पड़ता है।
मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका, मुझे माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो अपने पति का हर हालत में साथ दे और अपनी ससुराल वालों का ख्याल रखे। और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारी सारी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ससुराल वालों के इतने गरीब होने के बावजूद भी मधुरिमा अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मधुरिमा एक सर्वगुण संपन्न पत्नी थी। वो अपना सारा फर्ज निभाती थी। आज तो बहुत देर हो गई घर पहुंचने में। एक काम करता हूँ, जंगल के रास्ते से चला जाता हूँ, यहाँ से मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर पंकज घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे गुंडे दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ओ जाने मन, कहाँ जा रही हो? इधर तो आओ जरा। दूर रहो मुझसे, तुम जानते नहीं मेरे डैडी कौन है। और हमें जानना भी नहीं है। इतना कहकर वो गुंडे कोयल का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहां पंकज आ जाता है और एक डंडे से उन गुंडों के सर पर पीछे से वार कर देता है, जिससे वो दोनों गुंडे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद पंकज वहां से कोयल को लेकर चला जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है और मैं यही पास में रहता हूँ, लेकिन आप इतनी रात में इस जंगल के रास्ते में क्या कर रही थी? मैं घर जा रही थी, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी तो इन गुंडों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी जान बचाई। ये लो, कुछ पैसे रख लो, ये मेरी जान बचाने का इनाम है। नहीं, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई भी लड़की होती तो मैं उसकी ऐसे ही मदद करता। अब आप घर चले जाइए, रात होने वाली है। इतना कहकर पंकज वहां से अपने घर चला जाता है। पंकज की खुददारी कोयल को बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिससे वो पंकज को पसंद करने लगती है और उससे शादी करने का सपना देखती है। जिसके बाद कोयल अगले दिन पंकज जहाँ काम करता है उस जगह पर जाती है। अरे आप यहाँ? हाँ, क्योंकि जहाँ पर तुम काम कर रही हो ये जगह मेरे डैड की है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कल जैसे तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी बहादुरी को देखकर तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को बहुत खुश रखूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ तुम शादीशुदा हो, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी और तुम हम साथ में ही रहेंगे। तुम्हारे घर की जितनी भी परेशानी है मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। पंकज को ना चाहते हुए भी कोयल से शादी करने के लिए हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी इतने पैसे नहीं कमा सकता है जिससे वो अपने परिवार वालों को हर खुशी दे सके। इसीलिए पंकज शादी के लिए हाँ कर देता है। कोयल और पंकज एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। जिसके बाद मनोज कोयल को अपने घर लेकर आता है। नालायक, ये तूने क्या कर दिया? तूने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी बहू का क्या होगा? चला जा मेरी नजरों के सामने से इस लड़की को लेकर। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? पंकज जी आपके बेटे हैं, आप उन्हें ऐसे कैसे घर से निकाल सकती हैं? उन्होंने जो किया सो किया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाजवंती मधुरिमा की बात मानकर पंकज को माफ कर देते हैं। कोयल अपने वादे के मुताबिक पंकज के पूरे परिवार को एक बड़े से घर में ले आती है। कोयल दिखने में बहुत ज्यादा काली होती है। वो मधुरिमा की खूबसूरती और गोरेपन को देखकर उससे बहुत ज्यादा जलती है, जिस वजह से वो घर का सारा काम मधुरिमा से करवाती है। मधुरिमा, मेरे लिए ग्रीन टी बना दो। सारा काम क्या मधुरिमा ही करेगी? तू भी कुछ कर लिया कर। मैं इस घर की मालकिन हूँ और मालकिन घर का काम नहीं करती। आप भूलिए मत, आप सबको उस झोपड़पट्टी से इस आलीशान घर में मैं ही लाई हूँ। कोयल अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। वो हमेशा अपनी सास और मधुरिमा को इस बड़े घर के ताने देती रहती। और एक दिन, सासू माँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दीजिए। क्या मैं तेरे पैर दबाऊं? बल्कि तुझे अपनी सास के पैर दबाने चाहिए। कुछ सीख मधुरिमा से। सारे परिवार का ख्याल रखती है और एक तू है कि पूरा दिन पड़ी रहती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? आप जानती नहीं, आप जिस घर में रह रही हैं वो घर मेरा है और मैं इस घर की मालकिन हूँ।
जैसा चाहूंगी वैसा ही इस घर में होगा, समझिए आप? मैं तेरी सास हूँ, तेरी नौकरानी नहीं। बहुत हो गया तेरा, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। आने दे पंकज को, आज ही उसको तेरी ये सारी बातें बता दूंगी। ये सुनकर कोयल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सास के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाती है कि तभी अचानक वहाँ पंकज आ जाता है। कोयल, ये तुम क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर चिल्लाया? ये घर मेरा है, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही करूंगी, समझे? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, रहो तुम खुद ही अपने इस बड़े घर में। मैं पागल था जो मैंने तुमसे शादी करी। मैं ये चाहता था कि मेरे परिवार वालों को हर खुशी मिले, लेकिन तुम्हारी वजह से उनकी बची खुची खुशी भी चली गई। मधुरिमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप मेरे पति हैं और एक पति अपनी पत्नी से माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। जिसके बाद पंकज अपने सारे परिवार को लेकर अपने छोटे से पुराने घर में चला जाता है और पहले की तरह अपनी जिंदगी को जीने लगता है।